सोशल का केवल पेपर देख रहे हैं कि मॉडल पेपर कैसा होता है। मैंने सारे पेपर आपके ग्रुप पर भेज दिए, 6 के 6 पेपर, है ना। तो एक बार आप उसके साइंस का मैंने डिस्कस कर लिया, सोशल का डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश संस्कृत आप देख लीजिएगा एक बार, मैथ्स का भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। लोहा ऐसे किस प्रकार का संसाधन है, तो आपने पढ़ा है ये वाला, नवीकरणीय, प्रवाह, जैव और अनवीकरणीय। तो जैव उनको बोलते हैं जो जिंदा रहते हैं, है ना। तो अनवीकरण आएगा। चैप्टर का क्वेश्चन है, बताओ भाई आंसर इसका। अनवीकरणीय आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जैव नहीं है। भाई साहब हो के नहीं हो, जियोग्राफी में मेन क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन है। तो नवीकरणीय वो होते हैं जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्रवाह कोई प्रकार के संसाधन नहीं है। जैव मतलब जिंदा। और अजैव मतलब अजैव है नहीं इसमें, अजैव भी आंसर हो जाता। अनवीकरण योग है, तो अनवीकरण ही मेरे ख्याल से इसमें सही आंसर होना चाहिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का इनमें से प्रमुख कारण क्या है। तो ये भी चैप्टर का है मेरे ख्याल से, गहन खेती सही आंसर है इसमें। और चैप्टर में ये भी आया है कि कई कई राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण से भूमि निम्नीकरण हुआ है, कई में अति पशुचारण से हुआ है, कई में वनोन्मूलन से हुआ। सभी के कारण से भूमि निम्नीकरण किसको बोलते हैं। भूमि निम्नीकरण बोलते हैं जहां पर कई कारणों से जब भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो क्या परेशानी होती है। उर्वरक क्षमता कम हो जाने पर उसमें उस भूमि मिट्टी में खेती नहीं की जा सकती, तो उसको भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। भूमि निम्नीकरण अलग अलग कारण से हो सकता है। गहन खेती मतलब एक के बाद एक खेती करते जाओगे तो भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। अगर ज्यादा सिंचाई करोगे तो भी निम्नीकरण हो जाएगा। वन उन्मूलन मतलब कि वनों का ज्यादा उन्मूलन करोगे, मतलब दोहन करोगे, यूज करोगे, वन काटोगे, उसके कारण से भी मिट्टी पर असर पड़ेगा। अति पशुचारण, ज्यादा पशुचारण होगा तो जितनी ज्यादा गाय घास खाती जाती है उतनी ज्यादा घास उगती भी जाती है। जितनी ज्यादा घास उगती जाएगी जाहिर सी बात है वो मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट कर रहे हो आप। तो पंजाब में गहन खेती इसका रीजन है। और भी राज्य हैं, मैं बता रहा हूँ, चैप्टर देखना आप, चैप्टर में आपको पता चलेंगे जहाँ कई राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण से जो है वो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, अति पशुचारण के कारण से निम्नीकरण हो रहा है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी और खरीफ के मैंने शायद शॉर्ट फॉर्म आपको बताए हैं। ताऊ की कर खीरा खाकर मरे जायद का है, बताएं कि नहीं। शॉर्ट फॉर्म रबी और खरीफ के एक वीडियो में बताया था उन्होंने। अरे गधा बाजा मत बजा, ताऊ की खीरा खाकर मरे, आज सच में राई में गेम खेला। नहीं बताए हैं क्या यार, आज आवाज। भैया आपने हमको नहीं बताया है। अभी नहीं बताया हुआ है। हाँ। हाँ ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने वीडियो से लिया था। अ, मैं इस पर कैसे दिखा सकता हूँ। यदि यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखूँ यार, मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ क्या कहीं पर। इन लोगों ने व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन दिया, लेकिन अच्छा टेक्स्ट का लिखा तो है। हिंदी में लिखता हूँ। ये सब रबी की फसलें हैं, याद रखने के लिए। आज सच में राई राई में गेम खेला। बोलने पड़ेगा था। इसमें रबी की फसलें छुपी हुई हैं, इस सेंटेंस में रबी की फसलें छुपी हुई हैं। तो वो हो जाएगा, ये सब रबी की फसलों के उदाहरण है।
आज सच में राई में गेम खेला। बोलोगे क्या इसका मीन निकल रहा है? नहीं, मीन कुछ नहीं निकलेगा। आ से बनेगा आलू। आ से आलू। जा से जौ। जौ समझते हो? जौ। आ से आलू। जौ। सा से बनेगा सरसों। सरसों रबी की फसल है, सरसों। चा से बनेगा, जाहिर सी बात है, चना। राई अपने आप में फसल है, मैं कोई मतलब नहीं है, मैं फालतू का है यहाँ पर। यहाँ पर याला मैं भी और याला मैं भी केवल सेंटेंस बनाने के लिए लगाया गया था। राई। राई अपने आप में एक फसल है। गा से बनेगा गेहूं, तो ये तो भूल ही नहीं सकते, रवि की फसल है ये तो। मेन रवि के नाम से ही दिमाग में आना चाहिए गेहूं, क्योंकि रवि की फसल पूछी जा सकती है। गे से बनेगा गेहूं। और माँ से बनेगा मटर। अब इसको बार बार रिपीट करोगे ना तो याद रहेगा, क्योंकि माँ से मक्का भी होता है भाई साहब, कंफ्यूजन हो सकता है। खेला को छोड़ दो, ये भी फालतू में लिखा हुआ है। आज सच में राई में गेम खेला में। आ से आलू, जा से जौ, सा से सरसों, चा से चना, राई तो अपने आप में है ही, गे से गेहूं, माँ से मटर। ये सारी रबी की फसल है। और यदि खरीफ की फसल की बात करूं तो वो होती है अरे गधा बाजा मत बजा। है ना? मैं लिख देता हूँ ताकि समझा सकूं उसको। अरे, ये वाला याद रहेगा तुमको। गधा बाजा मत बजा। बाजा मतलब यहाँ पर बाजा बजा होना चाहिए। बजा। इसका जो मीन निकलेगा वो बनेगा आ से अरहर। अरहर समझते हो? तुअर की दाल को अरहर बोलते हैं। अरहर। तुअर को बोलते हैं अरहर। रा से बजे अच्छा, अरे से पूरा ही बनेगा, अरे से। गा से बनेगा गन्ना। गन्ना खरीफ की फसल है। खरीफ। धा से बनेगा धान। मेरे ख्याल से धान समझते हो सभी, चावल को बोलते हैं। बा से बनेगा बाजरा। शायद सुना होगा, अभी कंट्रोल पे बहुत ज्यादा बिका है बाजरा, पिछले के पिछले साल। बाजरा। और आपके घर में भी रोटी बनी होगी। जा से बनेगा ज्वार। अब यहाँ पर जा से जौ था, यहाँ पर ज्वार होगा, तो थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ज्वार। और माँ से बनेगा मक्का। मक्का। और ता से बनेगा तिलहन। भैया जौ क्या होता है? जौ क्या होते हैं? देखो, सबसे अच्छा तरीका में हवन किया है आपने कभी? अ, जब भी अपन हवन करते हैं ना, तो जौ का सबसे अच्छा उदाहरण है। हवन में एक कैसी भूसी जैसी चीज निकलती है, मतलब उस पे अंदर। अ, आपने कभी धान देखी? धान। गेहूं टाइप दिखती है जी जो। हाँ, जी हाँ, गेहूं टाइप रहती है, गेहूं के ऊपर जो है वो ऊपर कवर चढ़ा रहता है ना जैसे, उसी को जौ बोलते हैं। और अगर अभी और देखना है तो मैं इंटरनेट का यूज इसलिए करते हैं अपन। देखो, मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ फोटो में। जो कवर वाला गेहूं रहता है ना, उसी को जौ बोलते हैं एक्चुअली में। ये ये हवन में निकलती है हमेशा, ज्यादातर आपने देखा होगा। एक्चुअली में गेहूं इसी में से निकलता है। जब गेहूं निकाला नहीं जाता तो उसको जौ बोलते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो मुझे भी है, लेकिन जहां तक इसको पता होगा ना। आकाश आया क्या? अनिकेत। जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको तो मेरे ख्याल, अनिकेत पता होगा ना देखो तो। जो जी भैया। जौ गेहूं गेहूं ही रहता है ना, बस उसके ऊपर वो कवर चढ़ा रहता है। हाँ, वो कवर चढ़ा रहता है, थोड़ा हाँ, दिखता है। तो सही है, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ।
वही होता है, क्योंकि यह मालूम हम ये मतलब हमने तो गांव से बहुत दूर से रिश्ता रहा है, तो इसलिए शहरी बच्चों को गांव के बच्चे मतलब जो गांव ग्रामीण आप में से कई लोग होंगे, केवल अनिकेत नहीं, कई बच्चे हैं जो गांव जाते हैं तो वो गांव से जुड़े हुए रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि इनको इतना नहीं पता, लेकिन सही है भाई, हम नहीं गए गाँव, शहर में बड़े हुए हैं तो शहर का ही पता है और नहीं पता रहता। तो यही है। तो इससे आप याद रख सकते हो, अरे गधा गधा बाजा मत बजा से, कि अरहर, अरहर मतलब तुअर, तो तुअर की दाल जो होती है, अरे से गा से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, जा से ज्वार, मक्का, तिलहन, ये सब खरीफ की फसलें हैं। और आज सच में राई में गेम खेला में, आ से आलू, जा से जौ, सरसों, ओए हाँ सही तो है, गेहूं और जौ एक साथ ही तो है, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हो गई। गेहूं और जौ, जहाँ से जौ, तो वही जो है वही गेहूं है। राई तो अपने आप में है ही, जैसे गेहूं और मटर, ये सब रबी की फसल हो जाएंगी। और जायद की फसलें भी होती हैं, तो जायद की फसलों का भी होता है, आज ताऊ नहीं, ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे, तो ता से तरबूज हो जाएगा, ऊ से पता नहीं क्या होगा, ता से तरबूज, ताऊ खीरा तो अपने आप में पूरी एक फसल है, खीरा मतलब ककड़ी, आप समझते हो, ता से तरबूज, खीरा, खाकर मरे, खा से खरबूज, का से ककड़ी, रा से पता नहीं क्या था, खाकर मरे, मरे पता नहीं क्या था, लेकिन फिर भी आप जायद की फसलें याद रखो, तरबूज, खरबूज, ककड़ी मेन है, आप देखोगे इन फसलों में सबसे ज्यादा पानी होता है, तरबूज खाओगे कभी, तो सबसे ज्यादा जो उससे आपको मिलता है वो पानी रहता है, इन सभी फलों और ककड़ी वगैरह में सबसे ज्यादा पानी होता है, तो बारिश के टाइम में बोई जाती हैं, जून में, तो ये जायद की फसलें कहलाती हैं। याद रखो भाई, इसमें रबी की फसल अब कौन सी हो जाएगी आपको याद रखना है, इसमें चना होगी। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट करता है, वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीमेंट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट ही चूना पत्थर है, स्टार्टिंग में ही चूना पत्थर चाहिए पड़ता है। बोलोगे बाकी में कैसे चाहिए पड़ता है, तो बाकी में भी चूना देखो, मोटर गाड़ी में तो जाहिर सी बात है नहीं चाहिए, प्लास्टिक वगैरह में भी नहीं, एल्यूमिनियम वगैरह में, धातु निर्माण में मालूम चूने का यूज किया जाता है, साइंस में पढ़ते हैं हम, जब अशुद्धियों को निकालना होता है ना, तो चूना डालते हैं उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा बिना मतलब सीमेंट में बिना चूने के सीमेंट बन ही नहीं सकता, ऐसी बात है। तो चूना पत्थर सबसे ज्यादा सीमेंट में यूज होता है। हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। इसमें कंट्रोवर्सी है, कहीं कहीं जगह पर रेल परिवहन लिखा हुआ है, आपकी बुक में जो है, जब देखोगे आप रेल परिवहन पढ़ोगे तो उसमें रेल परिवहन बोलेगा कि उसमें रेल परिवहन में लिखा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं परिवहन वाला चैप्टर, भूगोल में ही है, परिवहन जिसमें रेलवे वगैरह का आता है, उसमें रेलवे में दिखता है कि रेलवे भारत का सबसे प्रमुख परिवहन है, और गूगल वगैरह पे सर्च करो तो सड़क परिवहन नाम आता है, क्योंकि सड़क भी अब इसमें लिखा हुआ कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन, तो जाहिर सी बात है भाई, रेलवे और सड़क दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायु अगर नहीं भी हो तो चल जाएगा, लेकिन रेल और सड़क तो भाई चाहिए ही ना, बिना इसके तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ हो पाए। बताओ, वैसे ही बच्चे मीटिंग आईडी मांग रहे हैं। पढ़ाऊँ के मीटिंग आईडी बता दो। हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, तो इसमें रेल परिवहन आएगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है रेल परिवहन के बारे में। लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, लौह अयस्क का इसमें मेरे को थोड़ा सा भाई साहब हेल्प लेना पड़ेगी बुक की, बिना उसमें नहीं, तो आपको पता होना चाहिए भाई, लौह अयस्क पूरी बुक में जो है वो मेनली दिया हुआ है कि लौह अयस्क की, लौह अयस्क के बारे में आया है, कोयले कोयले के बारे में आया है, ये दो कोयले की पेटी, अलग अलग पेटी हैं, 4 पेटियों के नाम भैया दिए हुए, झारखंड होगा। इसमें झारखंड होगा झारखंड लौह होगा लौह अयस्क का उत्पादन शायद। सबसे ज्यादा, शायद। पीछे से आकाश की आवाज आ रही है, वो बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा उसको, लेकिन देखते हैं एक बार। अ, लोह अयस्क मतलब आयरन और, आयरन और इन दे दे, हिंदी में लिखा रहा है,
आयरन ओर इन इंडिया स्टेट वाइज। कर्नाटक का उड़ीसा 1,86,000, जाहिर सी बात है उड़ीसा में आ रहा है। देख लेते हैं एक बार खोलकर, पूरी लिस्ट देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2019 तक का डाटा है इनके पास, अभी 21-22 का भी है। ये काय में उत्पादन है, टन में उत्पादन है, 1000 टन में। तो 32,000, 1,09,000 उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। ऑल इंडिया में 2,04,000 हो रहा है, अभी ये लेटेस्ट आंकड़े हैं 21-22 के। 32,000 छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में 20,000 है, कर्नाटक में 33,000 है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा आ रहा है। उड़ीसा में 1,09,000 है, और अभी से नहीं, पहले से ही ज्यादा है, 1 लाख में ही चला है उड़ीसा में। बाकी में 21,000, तो सही आंसर उड़ीसा होगा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन है। प्रोडक्शन ऑफ आयरन और इंडिया इंक्रीज बाय 27%, ये अभी की न्यूज़ है 16 मार्च 2022 की। तो उड़ीसा सही आंसर होगा। झारखंड भी है, लेकिन झारखंड थोड़ा सा पीछे है। उससे आगे तो कर्नाटक का ही चल रहा है अभी 33,000 पे। 1,09,000 है टोटल। 2 लाख तो भाई इंडिया उत्पादन कर ही रहा है आयरन ओर का। आयरन ओर समझते हो ना? आयरन ओर मतलब लोहे का अयस्क, जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, फिर लोहे से स्टील बनाया जाता है। बैकबोन है, पूरे कंट्री की बैकबोन है इसका उत्पादन। बहुत ज्यादा मायने रखता है भारत के बिजनेस आयात निर्यात के रूप में। 2,00,000 टन तो अपन टोटल बना ही रहे हैं, उसमें से 1,00,000 टन उड़ीसा खुद दे रहा है। मानना पड़ेगा उड़ीसा को इस मामले में। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद देखते हैं। अच्छा, मैंने चेंज नहीं किया, वो मैंने आंकड़े नहीं दिखाया आप लोगों को। ये मैंने वेबसाइट पर रिसर्च किया था, ये आंकड़े आ रहे हैं। गवर्नमेंट की साइट है pib.gov.in। ये प्रेस रिलीज करते हैं हर बार, हर हर एक घटना की। तो ये 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 के आंकड़े हैं। तो आंध्र प्रदेश के ये 266,000 टन है, ये है ना, 1000 टन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वांटिटी इन 000 टन। तो ये हो जाएगा 266,000 टन। ये 32,000 का भी 1000, 3 जीरो और लगा दो उतने टन। सब में 3 जीरो और लगा दो उतने टन होता है। टोटल भारत में 2,04,035, इसके आगे 3 जीरो और, उतना टन उत्पादन होता है, जिसमें से 1,09,675 तो उड़ीसा अकेला करता है ना। तो भाई साहब, अभी सांख्यिकी पढ़ रहे हो ना, देखो इस प्रकार के आंकड़े आते हैं, और इस प्रकार हर एक स्टेट का अलग अलग आंकड़ा आता है। उसको सबको मैनेज करना और फिर एवरेज निकालना कि भाई साहब कितने परसेंट का उत्पादन बढ़ा है। हमारे पास 27% का बढ़ा हुआ है। तो सांख्यिकी का यूज इस प्रकार से भारत का हर मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय, सब में यूज हो रहा होता है सांख्यिकी का। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल तुमको पढ़ा दिया जा रहा है बहुलक माध्य निकालना, मीन निकालना वगैरह वगैरह। इसका एवरेज, उसको एवरेज बोल सकते हो आप एकदम से, और वो हर जगह यूज किया जा रहा है। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान, गिर। गिर भैया वन, आयन हाँ। और बॉक्साइट एक ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयरन लोहा है, बॉक्साइट जो है वो उससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। आप समझते हो, साइंस में आपने अयस्क पढ़ा है। अयस्क जो है उससे, मतलब वो जमीन में पाया जा रहा है, उससे हम धातु निकालते हैं। तो लोहे का अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, उससे लोहा निकाला जाता है। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो हम जो है वो एल्यूमिनियम निकालते हैं बॉक्साइट से। दोनों ही डिफरेंट है। और एक और चीज आती है अभ्रक, हिंदी में अभ्रक आता है, वो भी बहुत बार आता है। अभ्रक साइंस, सोशल साइंस में आया भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा। अभ्रक जो है, इसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं। और ये माइका जो है एक शीट जैसी होती है, और बहुत अच्छी वो होती है ऊष्मा की चालक। तो माइका भी बहुत जगह यूज किया जाता है। और जहां पर हीटिंग एलिमेंट यूज किए जा रहे हैं वहां माइका पक्के में होगा। हीटिंग एलिमेंट मतलब कोई चीज गर्म कर रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए विद्युत इस्त्री। अभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है इसमें, लेकिन पुरानी टाइप की जो इस्त्री आती थी उसमें एक शीट जैसी निकलती थी, वो कांच जैसी रहती थी, ऐसे जैसा अपना वो नहीं होता ग्लास गार्ड, मोबाइल का ग्लास गार्ड टूटता है ऐसा, वैसी शीट जैसी रहती थी। तो वो माइका की बनी होती है, अभ्रक की बनी रहती है। हीटिंग एलिमेंट बहुत अच्छा बनता है इसका। तो वो बहुत अलग चीज है जो कि आती है। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। तो मेरे ख्याल से गिर राष्ट्रीय उद्यान आना चाहिए। अपन ने शायद, आपने ऐड भी देखा होगा, बहुत बार आया हुआ है कि हमारे जो अमिताभ बच्चन जी है ना, वो करते हैं कि कुछ दिन तो गुजरात में। तो यहाँ पर गुजरात का गिर नेशनल पार्क बिल्कुल सही है। नेट पे सर्च कर लिया मैंने।
गिर नेशनल पार्क सही, ये गलत नहीं होना चाहिए ना। नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित पराजित हुआ, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताओ। हिस्ट्री में जो है नेपोलियन बोनापार्ट को एक चित्र में दिखाया गया है लुटते हुए डाकिये के रूप में, उसके छत गिरते जा रहे हैं, तो कौन सी लड़ाई में हारा था वो नेपोलियन बोनापार्ट? 1805 में तो इसकी संहिता आई थी, कौन से सन में हारा था? किसी को मालूम है? हिस्ट्री में आता है पोर्शन। सब लोग यार मोबाइल लेके बैठे हैं, बुक लेके कोई नहीं बैठा। ये 1815। 1815। नमन ने आंसर दिया, कौन ने आंसर दिया? अनिकेत ने। किसने हराया था ये भी बताओ। कोई देश थे, 4 देश, जिन्होंने संधि करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। बताओ भाई कौन से देश थे? बुक का यूज कर सकते हो अगर आप बुक खोल के बैठ बुक का यूज करना चाहते हो तो, हिस्ट्री की। ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना, अपन ऐसा पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपन क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं बुक में, फटाफट देख रहे हैं कहाँ पर होगा इसका आंसर, तो नेपोलियन वाले चैप्टर में होगा, नेपोलियन वाले चैप्टर में देख रहे हैं तो नेपोलियन का एक चित्र बना होगा जहाँ डाकिये के रूप में दिखाया गया है, वो हार रहा है। उसके अगले पेज पर ही 4 देशों के नाम लिखे होंगे, ऑस्ट्रिया और पर्शिया और भी बताओ अगर आपको उसमें दिख रहा है कहीं तो। 4 देशों ने मिलकर जो है वो संधि करी थी, 4 या 3 देश थे, कंफर्म नहीं है मुझे क्योंकि, लेकिन हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये मॉडल पेपर जरूरी तो नहीं है ना कि यही ऑब्जेक्टिव आ जाए लिखा हुआ, हो सकता है आ भी जाए लेकिन यही आ जाए। तो इसके आजू बाजू का भी तो आपको पता होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए एक संधि हुई थी वियना में, और वो संधि 3 या 4 देशों के बीच में हुई थी, तो वो आपको पता होना चाहिए ना ये क्या होती है। बेटा सबको दिख रहा है आप जो ड्राइंग बना रहे हो, नाम भी दिखा आ रहा है मृणाल। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कौन से आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 1944 तक चला था। तो और कब आखिरी था? और महात्मा गांधी ने बोला था भाई साहब इस वाले अब हमारी अति हो चुकी है, अब हम या तो करेंगे या मरेंगे। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। 8 अगस्त 1942 से आंदोलन शुरू हुआ था, 44 तक चला था। भारत में खालिस्तान शासन है तो लोकतांत्रिक शासन है। राजतांत्रिक शासन हम बंद कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। 1947 में जब अंग्रेजों से आजाद हुए तो हमने लोकतंत्र को अपनाया, तो लोकतांत्रिक तांत्रिक शासन है। रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के खालिस्तान नेता हैं। तो आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश में चैप्टर भी आया हुआ है, बड़ा ही फेमस नाम है। और क्या है वो नाम? नेल्सन मंडेला। बहुत बढ़िया। नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के नेता थे, और उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी, और वही सबसे ज्यादा फेमस हैं रंग भेद की नीति का विरोध करने के लिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई थी। अब ये सन पूछा है कि कॉन्टिनेंट पूछा है कि देश पूछा है? मैं तो दोनों सबके आंसर दे दे रहा हूँ। औद्योगिक क्रांति जो है वो सर्वप्रथम यूरोप में प्रारंभ हुई थी। यूरोप में अगर कंट्री का नाम पूछे तो इंग्लैंड ही रहेगा, इंग्लैंड में ही सबसे ज्यादा क्रांति प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी एग्जैक्ट सन बोलना जरूरी वो नहीं है, लेकिन 18वीं सदी में जो है वो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। 18वीं सदी का दशक जो है वो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत माना जाता है। नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन खालिस्तान में, ये वाला चैप्टर आपका हट गया है, और शायद मैंने राजनीतिक दल पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि इसके पिछले चैप्टर में 2 आंदोलन हैं। एक जो है वो कहीं एक कंट्री का नाम आता है, मैं नाम भूल गया। वो पानी के वाला जो बताया था ना, पानी के पीछे प्राइवेटीकरण हो गया था पानी का, उसका आंदोलन था फेडेकोर, जिसमें बात आती है फेडेकोर संगठन की। और दूसरा नेपाल में एक जन आंदोलन खड़ा हुआ था सरकार के खिलाफ। सरकार का जो है वो सरकार जो है वहां पर तानाशाही कर रही थी, मतलब वहां पर राजतंत्र था, सीधी सी बात है नेपाल में। तो 2007-8 तक वो आंदोलन चला था। लोगों ने काय के लिए करा था? क्योंकि उनको लोकतंत्र चाहिए था, और राजा चाहता था कि नहीं उस पर सत्ता उसके पास रहे, तो नेपाल में भी आंदोलन हुआ था। तो वो विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ था। पहला चैप्टर अभी तो हट गया है, लेकिन वो आपका आंदोलन जो है
वो मेरे ख्याल से तो 2000 की बात है वो। एक बार सर्च करके देख लेते हैं नेट पर कब हुआ था। 2006 में, 2006 में हुआ था वो आंदोलन, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था, है ना, फ्रांस से था, लेकिन जर्मनी भी जीता था बंदे ने, ताकतवर बंदा था। फ्रांस से संबंध था इसका। आईएमएफ का पूरा नाम बताइए। तो भाई साहब, ब्रेटन वुड्स की दो संतानें कहा जाता है, आईएमएफ और विश्व बैंक को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था वो हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना एक चैप्टर जो है उसमें पढ़ते हैं, और उस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, उस चैप्टर का पूरा सारांश अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, वो चैप्टर हमें समझाता है कैसे कैसे औद्योगिक क्रांति हुई, क्या क्या। भैया, हाँ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। आईएमएफ का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और मैं उसके बैकग्राउंड समझा रहा था, भूमंडलीकृत विश्व का बनने का चैप्टर का जो सारांश है वो ये है कि कैसे कैसे उद्योग की शुरुआत हुई, कैसे कैसे उसमें चेंज आया, औद्योगिकरण कैसे कैसे शुरू हुआ था, मशीनें कैसे आई, मशीनों ने कैसे व्यापार को बदला, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैसे हालत बने, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसे हालत बने, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कड़ी में फिर ये आता है कि कैसे अर्थव्यवस्था को वो करने के लिए लोग पूरे दुनिया भर के देश जो है अमेरिका के एक शहर में मिले, और वहां पर जो उसका नाम था वो ब्रेटन वुड्स था, जगह का नाम। तो वहां पर उन्होंने मीटिंग करी, और वहां से बात समझ में आई कि भाई हमको कुछ ऐसे संगठन की जरूरत है जो कि जो देश पिछड़ गए हैं उनको मदद कर सके, युद्ध में भी और हर चीज में। तो वहां पर दो व्यापारिक संगठन बने, आईएमएफ और विश्व बैंक। दोनों ही को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें बोला जाता है, या संतानें बोला जाता है ना, बेटी भी बोला जाता है, वही वही चीज है, दो बेटियां बोल सकते हैं ब्रेटन वुड्स की। तो वहां पर संगठन है ये, क्या करते हैं आईएमएफ, आईएमएफ का पूरा नाम है विश्व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बिल्कुल सही बोला है इसने, आकाश ने, अनिकेत ने, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका पूरा नाम है। क्या करता है आईएमएफ? आईएमएफ देशों को जब जरूरत पड़ने पर लोन प्रोवाइड करता है, फ्री में नहीं देता है, कुछ लोन के बदले में एवज में कुछ जमीन या फिर गोल्ड या फिर कुछ लेता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1990 में भारत ने एक आंकड़ा बताऊं, आईएमएफ में तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये कहानी, लेकिन आईएमएफ आया है तो फिर इसके बारे में पता भी करो। देखो, इंडिया ने आईएमएफ से हाउ मच गोल्ड डिड इंडिया लैंडेड इन आईएमएफ इन 1990s, भारत ने कितना गोल्ड आईएमएफ में रखा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज टू सिक्योर इमरजेंसी ऑफ लोन 2 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बाय प्लेजिंग 67 टन्स ऑफ इंडियाज गोल्ड रिजर्व एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये आइडिया विकिपीडिया से लिया हुआ है ये वाला आंकड़ा, और ये दिखा रहा है कि भारत ने 1990 में 2 बिलियन का लोन लिया था, और 67 टन सोना जो है, 67 टन, क्विंटल नहीं है, टन है, इतने टन सोना गिरवी रखा था भारत ने। कब? 1990 के दौरान। तब के वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, सरकार थी, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव की। भारत ने 67 टन सोना, आप मुझे नहीं मालूम समझ सकते हो कि नहीं, ये बहुत ज्यादा सोना है। यदि आपका घर 10 बाई 10 का है तो उसमें की कम से कम सोने की ईंट लगाएंगे तो 4 मंजिला 5 मंजिला घर बन जाएगा सोने की ईंट का। बहुत ज्यादा सोना है। इतना सोना लेके कैसे गए होंगे मुझे नहीं मालूम है एरोप्लेन से। इतना सोना भारत ने 1990 में गिरवी रखा था 2 बिलियन का लोन लेने के लिए। उसके बाद का एक और आंकड़ा दिखाओ, हाउ मच गोल्ड डिड इंडिया बाउट फ्रॉम आईएमएफ इन 2000। हाँ, 2009 की खबर है। 2009 कांग्रेस की सरकार थी, 3 नवंबर 2009 की आरबीआई ने रिलीज की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंक्लूडेड द परचेस ऑफ 200 मीट्रिक टन
गोल्ड ऑफ फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 2009 की खबर है, 200 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदता है कौन? आरबीआई आईएमएफ से। ये एक बहुत दिलचस्प स्टोरी है, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन बड़ी शानदार कहानी है। 1990 में जब मंदी का दौर चल रहा था, उस दौरान भारत की हालत खस्ता हो रही थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ेगा। और फिर शुरू होती है उदारीकरण की प्रक्रिया, किसके एवज में? हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, तब के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के एवज। और जो अभी के आपने शायद सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जो थे वो मनमोहन सिंह थे। 1990 में भारत की हालत खस्ता हो चुकी थी आर्थिक उसमें, और आर्थिक आपातकाल लगने वाला था। तब ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ ये बंदा मनमोहन सिंह आता है और उदारीकरण की प्रक्रिया चालू करता है। उदारीकरण में क्या होता है? भारत में बिजनेस खोलना इतना आसान नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल थे। गवर्नमेंट तरह तरह के लाइसेंस मांगती थी, परेशान करती थी। बाहर बाहर की कंपनी आ ही नहीं पाती थी भारत में। ऐसे रिस्ट्रिक्ट लॉ वगैरह बना के रखे थे ताकि बाहर से कंपनियां नहीं आ पाए, घर के लोग ही बिजनेस करते, लेकिन उसका नुकसान होता था। तो भारत ने 1990 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अपने बाजार को बाहर के लिए खोला, वैश्वीकरण का पार्ट बना वो, और नीतियां थोड़ी सी अलग करी। उस टाइम के लिए सरकार ने 67 टन सोना अपना गिरवी रखा था, 2 बिलियन लोन लिया था, काय के लिए? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके भारत में। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड वगैरह बना सकें, पानी के मार्ग बना सकें, एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए, ताकि लोन दे सकें लोगों को, और लोग बाग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। सबसे मेन था रोड, गाड़ी वगैरह बनाना, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सामान, कच्चा माल इधर से उधर जा सके, जहाज वगैरह को, पत्तन वगैरह को डेवलप करना, ताकि सब, उसके लिए सरकार ने लोन लिया था। और उसके लगभग 20 साल बाद, 1990 में करीबन 90-91 की बात है जब लोन गिरवी रखा था, और 20 साल बाद भारत उससे करीबन करीबन 3 गुना ज्यादा सोना जो है वो आईएमएफ से खरीदता है। किस कारण से? ये बहुत बड़ी सीख है। अगर आप मुसीबत में हो तो आपकी सही कैलकुलेशन के थ्रू अगर आप अपना कुछ चीज उधार लेते हो, तो जरूरी नहीं है आप हमेशा नुकसान में रहोगे। भारत ने वो चीज मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शामिल करी है। उस टाइम बहुत आलोचना हुई होगी कि 67 टन सोना कौन गिरवी रख देता है, किसको दे दिया तुमने, सोने की कीमत तुम जानते हो कि नहीं? उस टाइम जरूरी था वो चीज, करी भी। और करने के बाद फायदा क्या हुआ? 20 साल बाद उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा सोना भारत खरीद पा रहा है आईएमएफ से, उसी संस्था से। कैसे खरीद पा रहा है? क्योंकि तब लोन लिया था। अब उनकी नीतियां वाकई में सही थी, वो उस टाइम की नीतियां। और उसका तो लोहा उस चीज का आज भी मानते हैं, बीजेपी खुद मानती है कि मनमोहन सिंह ने उस टाइम जो डिसीजन लिए थे वो बेस्ट थे, और वो इतिहास में याद रखे जाएंगे। तो कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसको बना दिया जाता है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में मनमोहन सिंह को गालियां देते हैं, कि मतलब गालियां देते हैं इन द सेंस उनका विरोध करते हैं, और वहीं जो है उनसे सलाह भी लेते हैं, उनको मानते भी हैं कि भाई बंदा ऐसा वैसा नहीं है ना। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आईएमएफ की। मेरे ख्याल से अब याद रहेगा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। काम है इसका किसी खस्ताहाल देश की मदद करना, लेकिन ऐसे फ्री में नहीं। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के एक राजनेता थे, जिन्होंने अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई थी, आंदोलन किया था। शायद आपने इनका स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा, मार्टिन लूथर किंग का। आपके चैप्टर में बाकायदा पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि उन्होंने ये बोला था अमेरिका के एक उसमें। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया? ये इतिहास का ही क्वेश्चन है भाई साहब। उस वाले चैप्टर में मुझे सबसे पहले ये मालूम है कि प्रिंटिंग की शुरुआत जो है वो जापान में हुई थी। और उसके बाद जो है वो उसमें एक बहुत फेमस प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी आता है, जो मशीन थी सबसे पहले बनाई गई थी। मैं नाम स्किप कर रहा हूँ। भारत में किस सदी में आया? तो मेरे ख्याल से 18वीं सदी में आया होगा, एक बार देख लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो था, मेरे ख्याल से तो 18वीं सदी में आया होगा, लेकिन एक बार देखने में कोई बुराई नहीं। मिड 16th सेंचुरी। गोवा में पोर्टुगीज लाए थे, गोवा में पुर्तगाली लाए थे। और वो बीच भी 16वीं सदी में, बीच में था, 1556 में, 1556 में लाए थे, मतलब 16वीं सदी के मध्य में।
तो सही आंसर हो जाएगा 16वीं सदी के मध्य में। तो 16वीं सदी भी लिख दोगे तो चल जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? मैं बार बार बोलता हूँ तुमसे, सोशल साइंस में जो डायग्राम बने हुए हैं ना भाई साहब, वो बहुत जरूरी। कोई बता सकता है हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? महानदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो महानदी पे बना हुआ है। अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग महानदी की पोजीशन जानते हो, और यकीन मानो यही इसी प्रकार से मैप पूछे जाते हैं 10th क्लास में। यहाँ पर लिखेंगे अपन महानदी इन मैप, रिवर इन इंडिया मैप, तो आपको पता चलेगा किन किन स्टेट से होकर गुजरती है महानदी। तो ये वाली हमारी महानदी है। इसमें अरे यार यूट्यूब खोल रहा है, मुझे तो इमेजेस चाहिए ना। हर नदी डेल्टा बनाती है, ये है हमारी महानदी। स्टेट नहीं बताया इन्होंने, स्टेट बता देते ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन आप समझ पा रहे होगे ये स्टेट जो है वो उड़ीसा और कर्नाटक दोनों को मिक्स करते हुए बता रहा है। इसमें दिख रहा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा, झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में भी महानदी का कुछ हिस्सा है। तो हीराकुंड डैम का फोटो लगा हुआ है आपकी बुक में, अगर ध्यान से देखोगे तो। चलो 1 मिनट बचा हुआ है, मीटिंग गई। एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट, मजा आ रहा हो तो।